अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अदर प्रोसेसेस related to osmosis. Let's start with the first term, semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, a membrane through which volatile solid molecules can pass readily while non-volatile solute particles do not pass, is known as perfect semi-permeable membrane or osmotic membrane or simply semi-permeable membrane. Okay, बेटी, a membrane through which volatile solvent molecules pass readily while non-volatile solute particles do not, is known as perfect semi-permeable membrane। SPM को मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन, या इसको आप सिंपली बोल सकते हैं SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, semi-permeable membrane is of two types. SPM is of two types. Number first, इसको बोलते हैं बेटे नेचुरल SPM, semi-permeable membrane, एंड नंबर सेकंड टाइप हुआ आर्टिफिशियल SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, व्हाट इज नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? नेचुरल सिंपल मेम्ब्रेन सिंपली हुआ जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है, या मैं कहूंगा इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, तो इट एग्जिस्ट्स इन नेचर, इट एग्जिस्ट्स इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल में आएगा बेटे गोट ब्लेडर। ओके बेटे,
एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, ओके बेटे। जैसे यूजुअली जब हम एग को बॉईल करते हैं तो बेटे अगर हम उसका जो आउटर शेल उठाएंगे, ठीक है बेटे, तो उस आउटर शेल के नीचे जो बिल्कुल होता है एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज एन एग मेम्ब्रेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो इट आल्सो एक्ट्स एज एन शाबाश एसपीएम, सिंपल मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। इसी तरह ठीक है, जो प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एस्ट्रा, ओके बेटे। मगर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है जो हमें नोट करनी है, वो ये वाली बात है, जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं बेटे, ठीक बेटे, उनके अक्रॉस सॉलिड मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर तो पास होता ही होता है, मगर दे आर आल्सो परमेबल टू नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक बेटे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपने पढ़ा होगा ठीक है बायोलॉजी में कि इन मेम्ब्रेन्स जो है, इन मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस के लिए, और सम स्पेसिफिक, ठीक है, सम स्पेसिफिक एंजाइम्स इनके लिए होते हैं पाथवेज, या जिनको आप चैनल्स बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी मौजूद होते हैं। यानी जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती पास होना, उसके साथ साथ सम स्पेसिफिक नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स भी पास होते हैं, ठीक बेटे। हाँ, लेकिन जो लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, वो पास नहीं होते, ठीक बेटे। इसलिए सही में जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं, इनको कहना चाहिए सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इनको बोलना चाहिए डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक बेटे। सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में किसको बोलता हूं? कोई भी एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल्स एज वेल एज सम स्पेसिफिक नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, पास रेडिली, while large size solid particles like proteins, starch molecules do not pass, ठीक है, उनको बोलेंगे हम सिलेक्टिवली सिंपल मेम्ब्रेन, या इनको बोलते हैं हम शाबाश डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, ओके बेटे। तो नेचुरल सिंपल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जहां मैं आपके लिए ये नोट कराता हूं बेटे, ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या मैंने इसको कहा बेटे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, ओके बेटे, ठीक बेटे। ए मेम्ब्रेन through which a membrane through which volatile solid molecules as well as some specific SPECI, specific non-volatile, as well as some specific non-volatile solute particles pass readily while large size solute particles do not is known as dialyzing membrane, या आप इसको बोले बेटे शाबाश सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटे, ठीक बेटे। तो जो नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं जो नेचर में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक बेटे, इन मेनी सोर्सेस, ठीक बेटे, इनको सही में बोलना चाहिए सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इनको बोलना चाहिए बेटे शाबाश डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक बेटे। तो नेक्स्ट जो है हमारा
वो है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को प्रिपेयर किया जाता है लैब में, ठीक बेटे। तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक बेटे। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल में आएगा वो है बेटे, हमारे पास पार्चमेंट पेपर है, सेलोफेन है, इस तरह हमारे पास है लेयर ऑफ फिनॉल, ठीक बेटे। इस तरह हमारे पास है सम फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे हमारे पास है जेलेटिनस कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह हमारे पास है जेलेटिनस शाबाश कॉपर फेरोसाइनाइड एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी एग्जांपल्स है बेटे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सा हुआ बेटे? इट इज प्रिपेयर्ड या सिंथेसाइज्ड, इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक बेटे। और इसके एग्जांपल में कौन कौन आएगा बेटे? इसके एग्जांपल में आएगा बेटे पार्चमेंट पेपर, हमारे पास बेटे सेलोफेन, हमारे पास है, हमारे पास है बेटे a layer of phenol, a layer of phenol, some freshly precipitated inorganic substances, for example gelatinous calcium phosphate, हमारे पास है gelatinous copper ferrocyanide, cyanide, copper, etc. ओके बेटी, मगर लास्ट वाले जो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, जेलेटिनस कैल्शियम फॉस्फेट एंड जेलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड बेटी, ठीक है, ये जो सबस्टेंस हैं इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करने के लिए इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटी। इसलिए आप इसमें लेते हैं एक पोरस प्लेट, ठीक है बेटी, और फिर इस प्लेट को, ठीक है, उनके पोर्स पर आप एडजॉर्ब बोलेंगे या उनके पोर्स पर आप ऐड करते हैं, ठीक बेटी। वो किया जाता है, वो उसमें यूज किया जाता है डिफ्यूजन या यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिफ्यूजन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, ठीक है। इसको इन पोर्स पर ऐड किया जाता है और फिर उस पोरस पार्ट को बाहर निकाल के ड्राई किया जाता है और फिर उसको यूज करते हैं सिंपल मेम्ब्रेन। मैं सिर्फ ये आपकी शायद काम की बात नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो मैं लास्ट वाले दो लिखी, जेलेटिनस कैल्शियम फॉस्फेट और जेलेटिनस शाबाश कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करने के लिए यू नीड सपोर्ट ऑफ पोरस प्लेट, ठीक बेटे, जिन पर ये प्रेसिपिटेट ऐड किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जिनके पोर्स पर ये ऐड किया जाएगा और उसके बाद बाहर निकाल के इसको ड्राई किया जाएगा और उसके बाद इसको हम यूज करेंगे एज एन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, और लाइन जो मैं यहाँ आपके नॉलेज में ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि जो जेलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड है ये सबसे ज्यादा कॉमनली लैब में यूज किया जाता है एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक बेटे। बट ये जो जेलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड है, ठीक है,
ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वर्केबल नहीं है, बिकॉज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आपका जो कॉपर फेरोसाइनाइड है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जेलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड है, इसको हम यूज करेंगे इन ऑस्मोटिक एक्सपेरिमेंट्स ओनली इन दोज केसेस जहां पर आपका सॉल्वेंट है बेटे वाटर, ठीक, क्योंकि पानी में ये इनसॉल्युबल है, लेकिन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं इनमें ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, इसलिए हम इसको नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में यूज नहीं करेंगे बेटे। तो यहां मैं नोट कराना चाहता हूं आपको, जेलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड gelatinous copper ferrocyanide does not work in non-aqueous solvents because it is solubilized in non-aqueous solvents. Now let us discuss the theories of semi-permeability. Theories of semi-permeability. ओके बेटे, पहली बात ध्यान में उतार लीजिए बेटे, ये जो थ्योरीज ऑफ सेमी परमेबिलिटी है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात भी ध्यान में रखिए बेटे, इसको आपको बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ, जो पहला मैंने पढ़ाया डिफाइन किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको आप प्रॉपर्ली करें प्रिपेयर बोर्ड्स के लिए, लेकिन ये वाला पार्ट बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर ना करें, ठीक बेटे। हाँ, लेकिन अब हम फिर क्यों उसको पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये आपके काम आएगा, ठीक है, इन नीट एंड जेईई एग्जाम के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को समझने बेटे, ठीक बेटे। तो थ्योरीज ऑफ सेमी परमेबिलिटी जो है, इनमें जो पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटे सीव थ्योरी। सीव थ्योरी, ओके बेटी, इस थ्योरी के हिसाब से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट्स ऑफ large number of very small pores, ठीक बेटी, which are small enough to allow only the small size solid molecules to pass through it, but prevent the large size solid molecules to pass through it, ठीक बेटी। यानी इस थ्योरी का कंक्लूजन बहुत सिंपल था। इस थ्योरी के हिसाब से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ सीव, यानी सी मतलब उस जो पोर्स प्लेट है, इट एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ सीव, ठीक है, जिसके पोर्स बहुत छोटे हैं, जिसके थ्रू स्मॉल साइज सॉलिड मॉलिक्यूल तो पास हो जाते हैं, बट जो लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं होते बेटे, ठीक है। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है ये सून साइंटिफिक कम्युनिटी में रिजेक्ट हुई। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन बिल्कुल बहुत सिंपल है। उसका रीजन ये था क्योंकि जो कुछ नॉन वोलेटाइल फ्लूइड पार्टिकल्स हैं जिनका साइज इवन स्मॉलर है देन द वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल्स, फिर भी ऑब्जर्व किया गया कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते। हालांकि थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो ये था कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स हैं वो बहुत स्मॉल इन साइज हैं, इसलिए वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड को अलाउ करती है पास होना, बट लार्ज साइज सॉलिड मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करती अलाउ होना। लेकिन जब ये ऑब्जर्वेशन में आया कि इवन स्मॉल साइज सॉलिड पार्टिकल्स जिनका साइज स्मॉलर देन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स है वो भी पास नहीं होते, तो ये वाली थ्योरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई बेटी, ठीक बेटी। तो ये था हमारा पहला थ्योरी, सीव थ्योरी, ओके बेटी। दूसरी जो हमारे पास थ्योरी है
उसको बोलते हैं बेटे द सॉल्युबिलिटी थ्योरी, या कहीं की बुक में लिखा होगा सॉल्यूशन थ्योरी। सॉल्युबिलिटी थ्योरी या सॉल्यूशन थ्योरी बेटे, इस थ्योरी के हिसाब से सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वही वाले मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे जो सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन में सॉल्युबलाइज हो। ठीक है, जो सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन में सॉल्युबलाइज ना हो तो बेटे वो वाले मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते। इस थ्योरी के हिसाब से जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो चूंकि सॉल्युबलाइज होते हैं in the semi-permeable membrane, that is why they are able to pass, but जो non-volatile solid particles हैं they are not able to get solubilized in the semi-permeable membrane, that is why they do not pass। ठीक है, बट ये वाली थ्योरी भी, ठीक है, ये वाली थ्योरी भी सक्सेसफुल नहीं रही in explaining the semi-permeability of all types of membranes। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वजूद में वो है बेटी, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी बेटे, ठीक है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से molecules of solvent get absorbed on the two sides of semi-permeable membrane while non-volatile solid particles do not get absorbed। ठीक है, due to this reason जो solid molecules हैं they are able to make a continuous connection on both sides of semi-permeable membrane। ठीक है, that is why molecules of the solvent are able to pass through the capillaries, pass through the pores of the simple membrane। ठीक है, but non-volatile solid particles because they do not get absorbed they are not able to pass। ठीक है, तो थ्योरी बिल्कुल बहुत सिंपल थी, बट ये वाली थ्योरी भी सक्सेसफुल नहीं रही इन एक्सप्लेनिंग द परमेबिलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, जिसका कंक्लूजन में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है नंबर 4, वो है बेटे, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी और इसको हम बोलेंगे बेटे कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, ये वाली थ्योरी जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वेपर प्रेशर थ्योरी या इसको बोलते हैं बेटे शाबाश कैपिलरी थ्योरी। ओके बेटे, इस थ्योरी के हिसाब से जो सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन है बेटे, जैसे ये है सिंपल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, इस सिंपल मेम्ब्रेन में बहुत सारी फाइन कैपिलरीज हैं। ओके बेटे, ये जो मैंने यहाँ लाइंस डाले इनको मैं बेसिकली इनको मैं मानता हूँ ये है पोर्स कैपिलरीज। ओके बेटे, तो इस थ्योरी के हिसाब से जो सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन है बेटे उसमें बहुत सारी फाइन कैपिलरीज हैं। ठीक है बेटे, जिनके पोर्स इतने छोटे हैं कि ये ना लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल को पास अलो करते हैं पास होना, और ना ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को अलो करते हैं पास होना। इसके थ्रू सिर्फ पास हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज। यानी जो वेपर प्रेशर थ्योरी का क्रक्स है, कंक्लूजन है, इस थ्योरी के हिसाब से
A semi-permeable membrane consists of large number of fine capillaries, ठीक है, through which only molecules in the vapor phase can pass. यानी ना लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ वेपर फेज में इसके थ्रू मॉलिक्यूल जा सकते हैं। ये बेटे अब देखिए बेटे जरा गौर सुनने वाली बात है, ठीक है। अगर मैं इस सिंपल मेम्ब्रेन के इस वाले साइड में लेट अस से इस वाले साइड में मैंने रखा प्योर सॉल्वेंट और इस वाले साइड में मैंने रखा बेटे सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। लेट अस से लाइक दिस, ठीक बेटे, इस वाले साइड में हमने रखा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इस वाले साइड में मैंने रखा बेटे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में मौजूद है ठीक नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स। यहां जरा समझने वाली बात है बेटे, ठीक बेटे, ये सॉल्यूशन भी इसी सॉल्वेंट, इस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो यही है बेटे। अब ध्यान देने वाली बात है बेटे, सिंस यहां जो प्योर सॉल्वेंट है, यहां इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, ठीक बेटे, सिंस सॉल्वेंट बीइंग वोलेटाइल इट मींस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इट्स मॉलिक्यूल्स कैन गेट into the vapor state, ठीक है। और जो आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, they being non volatile at a particular temperature they do not get into the vapor phase. Due to this reason, ठीक है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो इन फाइन कैपिलरीज के थ्रू जा सकते हैं, यानी ठीक है सॉलिड मॉलिक्यूल। लेकिन जब मैंने वर्ड यूज किया कि जो वेपर फेज में ही सिर्फ मॉलिक्यूल जा सकते हैं, लेकिन यहां जो सॉलिड है वो वेपर फेज में जा सकता है, ठीक है, और उसी की वजह से होता है वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन में भी जो सॉलिड है वो भी वेपर फेज में जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ इस थ्योरी के हिसाब से जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट साइड से भी जा सकते हैं सॉल्यूशन साइड में, और सॉल्यूशन साइड से भी सॉलिड मॉलिक्यूल जा सकते हैं सॉल्वेंट साइड में, ठीक है। बट एक फर्क के साथ, वो बट दे विल क्रॉस एट डिफरेंट रेट्स। व्हाई? उसका रीजन सिंपल है बेटे, इस थ्योरी के हिसाब से जो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है ज्यादा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है कम, इसलिए यहां जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है जो कि वोलेटाइल है, ठीक बेटे, जो कि वोलेटाइल है, वो इस यहां से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड क्रॉस करेंगे एट ए वेरी फास्टर रेट, जबकि सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है कि वो कम है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इसलिए यहां से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां जाएंगे वो क्रॉस करेंगे एट अ लोअर रेट, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट यहां ये होगा बेटे, यहां रिजल्टेंट ये होगा कि देयर विल बी अ नेट फ्लो ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, यानी रिजल्टेंट में ये होगा देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन साइड। ड्यू टू दिस रीजन जो सॉल्यूशन साइड में जो ये लेवल है सॉल्यूशन का, इट विल गेट राइज्ड, या मैं ये कहूंगा यहां जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है। और इस फिनोमेनन को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरी ने ऑस्मोसिस एक्सप्लेन किया। यानी मैं दोबारा बोलता हूं, इस थ्योरी का जो क्रक्स है, इस थ्योरी का जो क्रक्स है वो ये है बेटे, इस थ्योरी के हिसाब से जो सिंपल मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन कैपिलरीज व्हिच allows molecules to pass but only in the vapor phase, ठीक है, only in the vapor phase, ठीक है। सिंस जो आपका सॉल्वेंट है, जिस सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, उसके मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा सकते हैं, दैट इज व्हाई दोज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। However, non-volatile solid particles at the given temperature being non-volatile means they are not able to pass in the vapor state. They are not allowed to pass through the simple membrane. Simple है बेटे, ठीक बेटे। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आई, ठीक। ये है वेपर प्रेशर थ्योरी, ठीक बेटे। अब हम समझ सकते हैं जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं बेटे ऑस्मोसिस, ठीक है। ओके बेटे, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, जो अब हम जो टर्म समझ सकते हैं आफ्टर दिस वो है ऑस्मोसिस। ओके बेटे, जो ऑस्मोसिस का टर्म है या ऑस्मोसिस को सबसे पहले जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट है उसका नाम है एब नॉलेट, ठीक बेटे। इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड या ऑब्जर्व्ड by एब नॉलेट। ओके बेटे, पॉइंट नंबर 1। अब जरा ध्यान दे बेटे, अगर मेरे पास है बेटे सॉल्वेंट, लेट से वाटर, ठीक बेटे, ओके बेटे, लेट से ये मेरे पास है सॉल्वेंट जो कि हमें माना है मैंने वाटर, और इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
ठीक है, ठीक है। और यानी मैंने इस वाले साइड में रखा है सॉल्वेंट और उसके बाद इसको सेपरेट किया है फ्रॉम इट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी इस वाले साइड में मैंने रखा है बेटे एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटे, ठीक बेटे, ध्यान देने वाली बात है, मैंने इनिशियली दोनों का जो लेवल है दोनों साइड से सिंपल इस यहां और यहां लेवल रखा है बराबर। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटे? ऑब्जर्वेशन इस तरह से है, ऑब्जर्वेशन इस तरह से बेटे, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये है कि जो यहाँ सॉल्यूशन वाले साइड में जो सॉल्यूशन का है लेवल, इट स्टार्ट्स टू राइज, ठीक है, एंड इट राइजेस अप टू सम एक्सटेंट एंड देन स्टॉप्स, ठीक है। अब ये सारी बात को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। सडनली यहाँ ऐसा हुआ होगा कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्रॉस किए होंगे सॉल्यूशन साइड में, ठीक है, इस वजह से यहाँ से लेवल ऊपर गया और यहाँ ऑब्जर्वेशन में आता है यहाँ लेवल डाउन गया, ठीक है। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो of the solid molecules from pure solvent into the solution or from less concentrated solution to more concentrated solution, ठीक है, through a semi-permeable membrane is called osmosis। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटे, ऑब्जर्वेशन इस तरह से बेटे, अगर हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट और हमारे पास है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और इसको हम सेपरेट करेंगे बाय एसपीएम, तो ऑब्जर्वेशन इस तरह से बेटे कि सॉल्वेंट साइड में जो लेवल ऑफ वाटर है, लेवल ऑफ सॉल्वेंट है वो कम हो जाता है और सॉल्यूशन साइड में वो बढ़ जाता है, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट, और उसके बाद स्टॉप होता है, ठीक है। अब इस सारी बात को हम एक्सप्लेन इजीली इस तरह से कर सकते हैं। सडनली यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस किए होंगे फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन साइड। इसी तरह बेटे ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं ऑफ द सेम सॉल्वेंट, ठीक है, एंड द सेम सॉल्यूट, मगर एक का कंसंट्रेशन है C1, दूसरे का कंसंट्रेशन है C2, लेट्स से C1 कम है और C2 ज्यादा है, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इन सॉल्यूशंस को भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाए तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरह करेंगे, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, from pure solvent to the solution or from less concentrated solution to more concentrated solution through SPM. Through SPM is must. Through SPM is called osmosis. Okay बेटे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। The net spontaneous flow of solvent molecules through SPM, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू SPM, from pure solvent to solution or from less concentrated solution to more concentrated solution is called osmosis. ओके बेटे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जहन में आता होगा, सर व्हाई डज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस? ऑस्मोसिस होता क्यों है बेटे? ठीक है, जरा इसको हम समझते हैं, व्हाई डज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस? Why
osmosis takes place. ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं यहां लूं बेटे, मैंने लिया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इसको मैंने सेपरेट किया यहां सेमी प्योर मेम्ब्रेन से, और इस वाले साइड में मैंने रखा बेटे सॉल्यूशन। ओके, समझने वाली बात है, ठीक बेटे। ध्यान देने वाली बात है, मुझे बताइए इस पॉइंट पर इसके ऊपर जो है कौन सा प्रेशर है बेटे। इस पॉइंट पर प्रेशर एक होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, और उसके साथ साथ जो प्रेशर होगा बेटे वो होगा इस सॉल्वेंट का वेट प्रेशर, उसको मैं लिखूंगा बेटे ऐसे PA0 से। PA0 इज द वेट प्रेशर ऑफ द शाबाश प्योर सॉल्वेंट, ठीक बेटे। अगर मैं बोलूं, ये मैंने ऊपर ओपन रखा है, इसके इस पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, तो आप बोलेंगे सर इस पर प्रेशर होगा, एक होगा PATM, PATM यहां और यहां कॉमन होगा, और उसके साथ इस सॉल्यूशन का वेट प्रेशर जो होगा वो होगा PS। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि P एट द सेम टेम्परेचर, PS यानी वेट प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द वेट प्रेशर ऑफ इट इज प्योर सॉल्वेंट। यानी हम जानते हैं PS इज लेस देन PA0। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वाले साइड में इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और इस वाले साइड में जो प्रेशर है वो है कम है। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है इट इज बिकॉज ऑफ द वेट प्रेशर, ठीक है। दैट इज व्हाई सॉलिड मॉलिक्यूल्स यहां से यहां जाते हैं, वो जाते हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है, यानी वो यहां से यहां मूव करते हैं बिकॉज द डिफरेंस ऑफ वेट प्रेशर। तो फिर इसका आंसर पहला बनेगा ये, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस because of the difference of weight pressure on the two sides of shabash semi-permeable membrane, and osmosis will always takes place from a side of higher wave pressure to a side of lower wave pressure, ठीक है। तो रीजन नंबर फर्स्ट क्या बना बेटे, osmosis takes place because of the difference of vapor pressure on the two sides of SPM. Two sides of SPM. डायरेक्शन जो ऑस्मोसिस का होगा, ऑस्मोसिस will take place from higher wave pressure side, from higher vapor pressure to lower vapor pressure। ओके बेटी, नहीं बेटी, अब ये सवाल आता होगा सर, ये जो डिफरेंस ऑफ वेयर प्रेशर होगा, ये जो वहां डिफरेंस ऑफ वेयर प्रेशर होगा, ठीक है, ये तो रहेगा, तो फिर ऑस्मोसिस कब तक जाएगा बेटी? ऑस्मोसिस तब तक जाएगा जब तक यहां प्रेशर और यहां प्रेशर इक्वेट ना हो जाए। अब मुझे बताइए, ठीक है, PATM यहां तो बराबर है, PA0 ज्यादा रहेगा PAC, तो फिर इसका मतलब ये हुआ यहां एडिशनल और एक टर्म आना चाहिए, ठीक बेटे। तो व्हाट यू विल फाइंड कि धीरे धीरे यू विल फाइंड कि यहां जो लेवल है बेटे, यहां लेवल सॉल्यूशन साइड में राइज होगा, और यहां जो लेवल है वो घट जाएगा। फिर इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा बेटे वो होगा PATM प्लस PA0, और इसी पॉइंट, अगर इस पॉइंट पर आप बाद में प्रेशर देखेंगे, वाई, ये आपने सुना होगा, ठीक है, ये आपने सुना होगा फिजिक्स में, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स एट रेस्ट प्रेशर एट द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी सेम। तो व्हाट यू विल फाइंड कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा और यहां इस पॉइंट पर जो प्रेशर आना चाहिए दोनों साइड में वो सेम होना चाहिए, ठीक बेटे। तो यहां फिर एडिशनल प्रेशर कौन सा हो, एक होगा PATM प्लस होगा PS, और उसके साथ साथ इस हाइट की वजह से ρGH, ठीक, एडिशनल वाला टर्म डेवलप होगा, और उसके बाद इस वाले साइड और इस वाले साइड में प्रेशर इक्वेट होगा, एंड देन ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ठीक बेटे। तो कंक्लूजन इस तरह से बेटे, व्हाई डज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस? ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेट प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक बेटे, एंड ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर वेट प्रेशर साइड टू
लोअर वेपर प्रेशर साइड। ओके बेटे, इसको हम थर्मोडायनेमिकली भी समझ सकते हैं। देखिए बेटे, इसको हम थर्मोडायनेमिकली भी समझ सकते हैं बेटे। वो इस तरह से बेटे, जैसे ये हमारा SPM और इस वाले साइड में हमने रखा बेटे सॉल्यूशन, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट और इस वाले साइड में मैंने रखा बेटे सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, शाबाश, या सॉल्यूशन सिंपली सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है बेटे, चलो पहले इस वाले साइड में आप जरा देखिए गौर से। ठीक बेटे, अगर मैं लिखूं जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, गिब्स फ्री एनर्जी जो सॉल्वेंट का होगा, प्योर सॉल्वेंट का, वो होगा इक्वल H माइनस, ठीक, H माइनस TS। H होगा H ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, माइनस टेम्परेचर, ठीक बेटे, और S इज एंट्रोपी ऑफ द सॉल्वेंट। ओके बेटे, एंट्रोपी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है बेटे। जी, नोट करने वाली बात जो है, G पर मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल इज कॉल्ड, इसको आप बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, ध्यान देने वाली बात है, इस वाले साइड में आ जाए बेटे। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं G सॉल्यूशन, G सॉल्यूशन जो होगा वो होगा बेटे, वो होगा H सॉल्यूशन माइनस T टेम्परेचर, दोनों साइड में टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, T इंटू S सॉल्यूशन। अब देखिए बेटे, समझ में अगेन में यहां जो G पर मोल होगा उसको हम बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल। ठीक बेटे, G per mole is called chemical potential, chemical potential। ओके बेटे, जो गिब्स फ्री एनर्जी है बेटे, दैट इज अ केमिकल एनालॉग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, यहाँ उसको एनालॉगस टर्म है, एनालॉग 100% सेम नहीं है, एनालॉगस टर्म आप उसको समझ सकते हैं लूजली, इट इज अ केमिकल एनालॉग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जी को। ओके बेटे, अब समझने वाली बात है बेटे, अगर मैं ये एंथैल्पी का टर्म H और H, यहां मैंने सेम सॉल्वेंट रखा, यहां भी मैंने सेम सॉल्वेंट रखा, ठीक है बेटे, मैं मानूंगा कि फोर्स में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इतना कोई चेंज नहीं आया है, तो ये H सॉल्वेंट, इससे पहले मैं बता चुका हूं, H सॉल्वेंट और H सॉल्यूशन ऑलमोस्ट बराबर है, बट टेम्परेचर दोनों साइड बराबर है। मगर जो यहां बेटे सॉल्वेंट का एंट्रोपी है, सॉल्वेंट का एंट्रोपी सिर्फ 3 रीजन की वजह से है। एक है बेटे, मैंने आपको इससे पहले बहुत बारी आपको बोला है कि एंट्रोपी एक सिस्टम का 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। दी बेटी, स्टैटिस्टिकल या जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी, S इक्वल K ln ऑफ W। ठीक है, अब समझने वाली बात है, प्योर सॉल्वेंट में जो आपके पास है, आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशन मोशन है, तो ट्रांसलेशन एंट्रोपी होगा, रोटेशनल मोशन है और वाइब्रेशनल मोशन है। यानी यहाँ 3 पैरामीटर्स है जो इसकी एंट्रोपी की ओर कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मगर चूंकि यहाँ हर वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दिखने में एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है, जैसे यहाँ सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं यहाँ से एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उठाऊं और उसको यहाँ ले जाऊं, या यहाँ से ले जाऊं, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊं, तो इससे क्या कोई नया एलिमेंट बनेगा सॉल्वेंट का? इसका मतलब ये हुआ जो प्योर सॉल्वेंट साइड है इसमें मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने का तरीका सिर्फ एक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी S इक्वल, ये वाला टर्म S इक्वल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K ln ऑफ W, ये वाला टर्म है W। ठीक है, W इज द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन बी अरेंज्ड। ये वाला टर्म है W, यहां सिर्फ 1 है, ln ऑफ 1 होगा 0, तो इसका S का वैल्यू होगा बेटी शाबाश, S का वैल्यू यहां होगा 0। मगर किस वाले एंट्रोपी टर्म का वैल्यू 0 होगा? स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा और वाइब्रेशन होगा, स्टैटिस्टिकल वाला होगा 0। लेकिन उसके कंपेयर में आप देखिए सॉल्यूशन में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है सॉल्वेंट के भी और दूसरे सॉल्यूट के भी। इसलिए यहां भी ट्रांसलेशन मोशन होगा ही होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, वाइब्रेशनल मोशन भी होगा, मगर उसके साथ साथ मौजूद है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी S इक्वल K ln ऑफ W। क्योंकि यहां अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, और ये मैंने रखा
जिसको मैं शेड कर रहा हूं, लेट अस से सॉलिड मॉलिक्यूल है। ओके बेटे, यहां अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां ले जाऊं और इसको यहां ले जाऊं, इट विल बी अ न्यू अरेंजमेंट, ठीक है। यानी यहां जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं वो एक से ज्यादा है, इसलिए उनको अरेंज करने के तरीके एक से ज्यादा होंगे और वो बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए यहां चौथा टर्म भी होगा एंट्रोपी की, दैट इज स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में जो एंट्रोपी है वो 4 रीजन की वजह से है और सॉलिड में जो एंट्रोपी है वो 3 रीजन की वजह से है। तो फिर मैं बोलने जा रहा हूं कि जो एस सॉल्यूशन है, ये वाला टर्म एस सॉल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा है एस सॉल्वेंट से। अब जरा देखिए गौर से, H माइनस समथिंग यहां भी है, H माइनस समथिंग, मगर यहां जो समथिंग है उसका वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो G ऑफ सॉल्वेंट है वो ज्यादा होगा और G ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम होगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो G पर मोल सॉल्वेंट का होगा वो ज्यादा होगा और जो G पर मोल गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल सॉल्यूशन का होगा वो कम होगा। इसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। मैं ये कह सकता हूं केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लार्जर देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द शाबाश सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हाई, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट वाली बात सुनिए बेटी, फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सॉलिड मॉलिक्यूल जा रहे हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड, व्हाई, बिकॉज इस वाले साइड में केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है और इस वाले साइड में केमिकल पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, ऑन द टू साइड्स ऑफ एसपीएम, ठीक है, एंड ऑन द टू साइड केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ एसपीएम, एंड ऑस्मोसिस विल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ साइड ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट टू अ साइड ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन द टू साइड्स ऑफ एसपीएम, और यहां ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक यहां बेटे इसका केमिकल पोटेंशियल और इसका केमिकल पोटेंशियल इक्वेट ना हो जाए। जब दोनों के केमिकल पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ठीक है। तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन द टू साइड्स ऑफ शाबाश एसपीएम। आई होप सो आपको ये बात समझ आई, ठीक बेटे। और एक टर्म आप फ्रिक्वेंटली साइंस में सुनते हैं, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक बेटे। जरा हम थोड़ा बहुत डिफरेंस करते हैं बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड शाबाश ऑस्मोसिस। तो यहां मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूं बेटे, डिफरेंस बिटवीन osmosis and diffusion। ओके बेटे, तो मैं इस वाले साइड में लिखता हूं ऑस्मोसिस और इसके इस वाले साइड में मैं लिखता हूं बेटे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, नहीं बेटे। ये मैंने बीच में माना यहां एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां मैंने रखा बेटे सॉल्वेंट और इस वाले साइड में मैंने रखा बेटे सॉल्यूशन। ओके बेटे, लेट अस से मैं यहां एक पार्टीशन रखता हूं बीच में पहले, ओके बेटे, और इस वाले साइड में मैंने लिया बेटे सॉल्वेंट और इस वाले साइड में मैंने लिया बेटे शाबाश सॉल्यूशन। और अब मैं बहुत आहिस्ता से ये पार्टीशन रिमूव करने जा रहा हूं, यानी मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को बिल्कुल टच में लाने जा रहा हूं, ठीक है। ये पहले जो डीबीडी इस वाले केस में जो होगा उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस और इस वाले केस में जो होगा उसको बोलेंगे बेटे डिफ्यूजन। मैंने पार्टीशन बीच वाला रिमूव कर दिया, डिफ्यूजन। तो पहली फर्क जो समझ आई होगी आपको वो सिंपल है, ऑस्मोसिस में एसपीएम इज रिक्वायर्ड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम इज रिक्वायर्ड, इज नीडेड या रिक्वायर्ड। तो यहां पॉइंट नंबर 1 में आएगा बेटे नो एसपीएम इज, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नीडेड। ये पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सीरियसली समझ आया होगा बेटे। अब दूसरी बात जरा देखिए बेटे, जब आप यहां ऑस्मोसिस में देखेंगे बेटे, तो यहां सिर्फ इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल जो कि वोलेटाइल है वो सिर्फ पास हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स पास ही नहीं हो सकते। यानी ऑस्मोसिस में ठीक है ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स पास, ठीक है, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स पास या मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन।
मगर कंसंट्रेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूं वो है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जहां इसका कुछ कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा, अगर मैं इसको भी सॉल्यूशन मानूं तो इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो हम मान सकते हैं 0 है। ठीक बेटे, सिंपल है। ठीक बेटे, तो फिर मैं यहां बोलूंगा, ठीक है, यहां सिर्फ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास, ठीक है, यानी इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओके बेटी, जबकि जरा आप यहां देखिए बेटी, जो है मैं यहां पार्टीशन रिमूव करूंगा, हम जानते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, और यहां जो सॉल्यूशन है वहां भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, और उसके अलावा सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी है बेटे। अब आप देखेंगे कि यहां जो मूवमेंट होगा वो यहां से यहां और यहां से यहां, मगर होगा दोनों का, यहां से भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रैंडमली यहां जाएंगे और यहां से भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रैंडमली यहां जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स यहां से यहां रैंडमली जाएंगे और बाद में यहां भी आ सकते हैं, यहां तक कि कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाए थ्रूआउट। यानी इसमें जो मूवमेंट होगा क्या वो सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल्स का होगा? नहीं, दोनों का होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का भी होगा और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का भी होगा। तो इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एज वेल एज सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ both solute as well as solid molecules। ओके बेटे, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जरा देख लीजिए बेटी, पॉइंट नंबर 3 जरा देखिए बेटी। ओके बेटी, पॉइंट नंबर 3 में जरा आप गौर से सुनिए बेटी, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैं यहां कंसंट्रेशन को डिफाइन करूं विद रिस्पेक्ट टू द शाबाश सॉल्यूट, तो देखिए बेटे, जहां कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कुछ वैल्यू होगा और यहां चूंकि सॉल्यूट मौजूद ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन 0 है। फिर मैं बोल सकता हूं ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू शाबाश हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि यहां जो है ना बेटी, यहां कंसंट्रेशन का कुछ वैल्यू है, तो यहां आप देखते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स पास होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह सॉलिड मॉलिक्यूल्स यहां पास, यहां सॉलिड मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स पास होंगे फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगा ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जबकि डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस takes place from higher concentration of solution, CONC concentration of solution to lower concentration of सॉल्यूशन। जबकि जो डिफ्यूजन होता है बेटे, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक बेटे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से जरा डिफरेंस देखिए बेटी, गौर सुनने वाली बात है। पॉइंट नंबर 4, ऑस्मोसिस में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम इस वाले सॉल्यूशन साइड से हम प्रेशर करेंगे यूज, हायर प्रेशर यूज करेंगे तो हम ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। यहां मैं लिखूंगा बेटी नंबर 4, diffusion cannot be reversed,
रिवर्स्ड। ओके बेटे, नंबर 5 जरा देख लीजिए बेटे। ओके बेटे, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस, जबकि डिफ्यूजन हम पढ़ते हैं गैसेस में भी, लिक्विड्स में भी और सॉलिड्स में भी। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत स्लोअर रेट से होता है, नेग्लिजिबल रेट से होता है, मगर होता है बेटे, ठीक है। तो यहाँ जो समझने वाली बात ये है, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू limited to liquid solutions only, जबकि यहाँ नंबर 3 diffusion is common in gases as well as liquids। डिफ्यूजन कॉमन इन मुशाबा गैस एज वेल एज लिक्विड्स। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करने जा रहा हूँ मेरे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, इंशाल्लाह जो कल लेक्चर ऐड होगा उसमें आप अच्छी तरह से समझेंगे इंशाल्लाह ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।